हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं डेली बाई डेली आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की जो अपडेट आपको मिलती रहे ना, और आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक, करने से मतलब ये है कि अगर बेसिक से करना है या फिर शॉर्ट मेथड यूज करना है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे, तब अगर आप अपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप क्या है ज़्यादा टाइम में कम क्वेश्चन करके आएंगे, जो कि सिलेक्शन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है अभिजीत ने अपना पैसा दो योजनाओं में निवेश किया। उसने योजना पी में 5 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज पर और x प्लस 3750 रुपये, और योजना क्यू में जो है 5 वर्षों के लिए 17% साधारण ब्याज पर x रुपये निवेश की। यदि 5 वर्षों के बाद उसे कुल जो है 24,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने दो जगह इन्वेस्ट किया, एक जगह 12% पर जो है x प्लस 3750 रुपये, और दूसरा जो है 5 वर्षों के लिए 17% वार्षिक ब्याज दर पर x रुपये इन्वेस्ट किए। तो आप बताओ कि साधारण ब्याज में होता क्या है। साधारण ब्याज में जो है सिर्फ मूलधन पर ही क्या मिलता है, हमें ब्याज मिलता है। अगर दो योजनाएं हैं, कौन कौन सी, पी एंड क्यू। आप बताओ, पी भी 5 वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 12% पर, तो एक साल में पी पर 12% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा, 12 पंचे 60%। किस पे, मूलधन पे। मैंने क्या कहा, सिर्फ मूलधन पे तो मिलता है। तो मूलधन कितना है यहाँ पे, 3750। कितना है 3750 का 60% कितना होगा, तो 60/100 कर दिया। प्लस आप चाहो तो फॉर्मूले में भी रख सकते हो, PRT/100। पी आर का मान कितना है, 12%, और टी का मान कितना है, 5 साल। तो बात वही है, 12 पंचे 60 हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्या है कि जल्दी करना है भाई, ऐसा नहीं है कि टाइम लगाना है। तो अगला क्या है, क्यों के लिए 5% के, अगर 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर एक साल में 17% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा, 17 में 5 का गुणा किया तो कितना, 85%। ठीक, तो यहाँ पे मूलधन कितना है, x, इसका 85% मतलब 85%/100, 85/100 कर दिया, परसेंटेज को हटाया तो टोटल मिल कितना रहा है। ये भी क्या है, हमारा 5 साल का SI है, ये भी क्या है, SI। यहाँ पे टोटल SI कितना है, ये P और Q के लिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 24,000 रुपया टोटल में जो मिल रहा है दोनों से 5 साल में, कितना, 24,000। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 60x प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 60 गुणित्ते कितना, 3750 प्लस कितना यहाँ 85x, और बटा कितना हो जाएगा टोटल 100। तो यहाँ पे कितना है, 24,000। तो 60 और 84 85 कितना होगा, 145।
अब 100 का जो है अलग अलग डिविजिबल कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 100 का यहाँ किया, अब प्लस यहाँ पे कितना किया, 6 60 गुणित्य 3750 बटा 100 कर दिया। यहाँ कितना है, 24,000 है, सॉरी। तो ये 100, 1 0 2 0 1 0 2 0। अब 375 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तरीक 1800। और 75 का अगर 6 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 75 का अगर 6 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 450। कितना होगा, 450, 18 और 1800 और 450 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2250। यहाँ कितना होगा, 2250 हो, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2250। अब 2250 को इधर लेके आते हैं 24,000 की तरफ, तो यहाँ कितना आएगा, 145 x बटा 100। यहाँ 24,000 की तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2250। अब बताइए कि अब इसमें क्या घटाएं, अगर 2000 घटा दिया कितना हो जाएगा, 2200। 250 और घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये 21,750 बचेगा। यहाँ 2000 घटाया तो कितना, 22,000। अभी 250 और घटाना है तो हम क्या करेंगे, 21,750 हो जाएगा ये। अब 145, अब ये आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 145 x बटा कितना, 100। यहाँ पे कितना है, 21,750। 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 25। अब 29 से काटते हैं तो 29 एक्का 29, कितना बच गया, 14। 29 पचे 145, तो कहें कितना, 150 हो गया। तो x, अब 100 का गुणा इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15, 150 गुणित 100 तो कितना हो जाएगा, 15,000। तो x का मान कितना आ गया, 15,000। तो हमसे पूछा क्या था, x का मान, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 15,000। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए इतना लंबा हो रहा है। आपको अगर करना है तो इतना लंबा नहीं करना है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक, तो चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे, और उसे सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि गलतियां कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं करनी है। ठीक, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। ठीक, तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मिश्रण ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5 और 6 है। यदि मिश्रण में से 22 लीटर निकाल लिया जाए और इसमें 20 लीटर दूध मिला दिया जाए तो नया अनुपात 5 और 4 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है। ठीक, तो यहाँ पे दे रखा है कोई एक मिक्सचर है ए, जिसमें क्या है, थोड़ी दूर पे लिख लेते हैं। इसमें मिल्क एंड वाटर का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है कितना, 5 और 6 का। बोल रहा है कि मिक्सचर में से 22 लीटर निकाल लिया जाता है। तो ये 22 लीटर हमने क्या किया, निकाल दिया। तो एक बात बताइए, जब हम पूरे मिक्सचर से क्या निकालते हैं, कोई भी संख्या निकालते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा रेशियो पहले रहता है मिल्क एंड वाटर का, या फिर जो भी हो, एसिड एंड वाटर जो भी हो, तो वो क्या है, रेशियो हमारा चेंज नहीं होता है। मैंने एक पहले प्रूफ करके भी दिखाया है। ठीक, वो क्या होता है कि वो चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे 5-6 का रेशियो है तो यहाँ भी क्या रहेगा, 5-6 का रेशियो है, क्योंकि वो प्रॉपर जो निकल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि दूध कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। हम यही मान के चलते हैं ना, दूध और वाटर की मात्रा जो है, जो रेशियो है वो हर जगह वही है। ठीक, तो अगर हम 22 लीटर निकाल रहे हैं तो तब भी हमारा रेशियो क्या रहेगा, मिल्क एंड वाटर का 5 और 6 ही रहेगा रेशियो। लेकिन अब आगे कह रहा है इसमें 20 लीटर दूध मिला जाता है। अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 20 लीटर मिल्क मिला रहे हैं, 20 लीटर मिल्क मिला रहे हैं।
20 लीटर हमने मिल्क मिला दिया, तो अब रेशियो कितना हो गया, 5:4 का, 5:4 का रेशियो हो गया। तो आप एक बात बताइए कि हम मिला क्या रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, तो हमारा वाटर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए भाई। जो पहले वाटर था वही भी हमारा वाटर बाद में रहना चाहिए। चेंजिंग तो किस में हो रही है, मिल्क में हो रही है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो वाटर हमारा कितना अच्छा है, यहाँ कितना है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर इनको बराबर करना है तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो बराबर करने के लिए एलसीएम कितना होगा, 12। तो हमें यहाँ क्या करना है, 12 बनाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, और यहाँ कितना करना पड़ेगा, 3 से। तब तो ये बराबर हो गए, 6 दूनी 12, 4 3 12। अब ये बात हो गई कि अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हमको क्या करनी है, बराबर रखनी है। यहाँ भी 5 का 6 का रेशियो कब होगा, जब अगर दोनों तरफ 2 का गुणा होगा तभी ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 का रेशियो में बराबर रखना है। तो यहाँ अगर 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ कितना 12 हो गया, यहाँ कितना 12 हो गया, और यहाँ कितना 15 हो गया। अब देखा जाए तो हम मिला कितना रहे हैं, 20 लीटर, लेकिन हमारी कितनी हो रही है, 10 यूनिट से बढ़ करके यहाँ पे कितनी हो रही है, 5 यूनिट। कितनी बढ़ रही है, 5 यूनिट बढ़ रही है। हमारी कितनी बढ़ रही है, 5 यूनिट बढ़ रही है, लेकिन वो कह रहा है कितना, 20 लीटर बढ़ रही है मिल्क। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 4 लीटर, तो यहाँ कितना है, 10 यूनिट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ कितना 12 यूनिट, यहाँ 48 हो जाएगा। ठीक, यहाँ मिल्क कितना है, 40, यहाँ कितना है 48 वाटर है। टोटल कितना हो गया, यहाँ 48 और 40 कितना हो गया, 88। 22 लीटर निकालने के बाद हमारा मिक्सचर कितना है, 88 लीटर। अगर 22 लीटर ना निकाले होते तब कितना होता, तो यहाँ पे कितना होता, अगर हम 22 लीटर जोड़ दें तो कितना, 110 लीटर। ये हमारा कितना होता है, 110 लीटर। 110 लीटर में अब बताइए कि 5:6 के रेशियो में है, 5 और 6 के रेशियो में है ये, तो ये कितना होगा, 11। मतलब यहाँ पे कितना होगा, 11 पचे 55 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा, 5:6 के रेशियो में है। और यहाँ कितना होगा, 11 छक्के 66, सॉरी 10, यहाँ 50 होगा, यहाँ कितना होगा, 60। हमारा अब शुरू में कितना था, 50 लीटर मिल्क था और 60 लीटर क्या था, वाटर था। ठीक, तो अब 22 लीटर निकला है, तो ये भी तो 5:6 के रेशियो में ही निकला होगा। अगर ये हमारा निकला है 22 लीटर, तो ऐसा है कि कम ज़्यादा निकला होगा, 5:6 के लिए रेशियो में निकला होगा। तो 11 यूनिट का मान देखा जाए 5:6 के 22 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना, 2 लीटर। ठीक, तो 5 के रेशियो में कितना निकला होगा, अगर 22 लीटर निकला है तो ये कितना, 10 लीटर निकला होगा, और ये कितना निकला होगा, 12 लीटर। ठीक, तो अब भी देख लीजिए मैंने क्या किया, 50 था पहले, 10 निकाला तो 40 ही तो बच रहा था। यहाँ हमारा आंसर कितना, 40 ही तो यहाँ आया था जो हमने सॉल्व किया। तो यहाँ कितना था, 50 था तभी ना 10 निकला, 40 आया। तो कहने का था शुरू में कितना था हमारा, शुरू में हमारा कितना था, 50 लीटर। मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको कि ये 22 लीटर निकला, तो कितना यहाँ पे 40 बचा ना। तो पहले कितना था, 50 था, मैंने यहाँ से निकाल के दिखाया 110 लीटर। 110 में 5:6 के रेशियो में 50 60 था। प्रूफ करके भी मैंने दिखा दिया आपको कि यहाँ पे 22 लीटर निकला तो कितना बचा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक कार्यालय में 60% कर्मचारी पुरुष हैं और उनमें से 75% के पास कार है, जबकि 25% महिलाओं के पास कार नहीं है। तो कार्यालय में कुल कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास कार है। ठीक है, तो एक बात बताइए, बोल रहा है कि कार्यालय में कितने हैं, 60% कर्मचारी पुरुष हैं। तो हम मान लेते हैं, माना है टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं कर्मचारी, 100 एक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 60% जो है वो पुरुष हैं, 60% क्या है, मेल है।
60% कितना होगा 100x का? जाहिर सी बात है सीधे सीधे 60x ही होगा। अब फीमेल कितनी होंगी? 40x होंगी। अगर 60 पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी होंगी? 40, जाहिर सी बात है। अब आगे कह रहा है उनमें से 75 के पास कार है। यहाँ पे देखा जाए तो ये पुरुष की ही बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कामा यहाँ लगा है, इनसी की बात कर रहा है पुरुष के पास। तो इसका 75% कितना होगा? 75 मतलब कितना? 3/4। 75% का मान कितना होता है? 3/4 ही तो होता है भाई। अरे इसको हटाओगे 75% को तो 100 करोगे तो ये कितना? 25 × 75, 25 चौका 100, 3/4। मतलब कहने का अर्थ ये 75%, 60 का 3/4 कितना होगा? 15 या 45। मतलब 45x लोगों के पास क्या है? कार है। और कितने लोगों के पास कार नहीं है फिर? 15 लोगों के पास, 15x लोगों के पास कार नहीं है, कार नहीं है। अब आगे कह रहा है जबकि 25% महिलाओं के पास कार नहीं है, तो कि 25% महिलाओं कितनी होंगी? 25% का मान कितना होता है? 1/4। मतलब 1/4 लोगों के पास कार नहीं है। तो 40x का 1/4 कितना होगा? 10x। इनके पास कार नहीं है भाई। तब कितने लोगों के पास कार है? 30x लोगों के पास कार है। तो ये पूछ रहा है कार्यालय में कुल कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास कार है। तो कार है किसके किसके पास? इनके पास और इनके पास। मतलब 75x लोगों के पास कार है। टोटल हैं कितने? 100x है। पूछ रहा है ना कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास कार है। तो 75x लोगों के पास कार है, जो कि टोटल है कितना? 100x। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक, तो ये परसेंटेज हो गया हमारा। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो 75% लोगों के पास कार है। ठीक, कौन सा हमारा आंसर सही है? ये सी वाला। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया इतना लंबा, ये लंबा आप नहीं करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको पता हो गया कि 100x है, जिसमें से 75 लोगों के पास कार है, तो जाहिर सीधा सीधा 75% लोगों के पास कार है। ठीक, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये जितना मन लंबा मैंने लिखा है, इससे समझ लीजिए कि 1/3 भाग में आप कर चुके होंगे। और 1/3 भाग मतलब टाइम भी तो काफी कम लगेगा, क्योंकि आधा कैलकुलेशन तो आप माइंड में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, तो इसके मैं दो मेथड बताता हूँ आपको, एक बेसिक, एक शॉर्ट मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी क्वेश्चनों में बेसिक भी बताता हूँ और साथ के साथ शॉर्ट भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि विराट ने अपने खेले गए मैचों की पहली 2 पारियों में 48 रन की औसत से रन बनाए। तो आप बताओ कि उसने क्या किया, पहले 2 मैचों में 48 के रन के औसत बनाया, तो 2 रन का दो पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा? 2 पारियों में कुल रन कितना हो जाएगा? 2 पारियों में कुल रन कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 2 पारी है, एवरेज कितना है 48 का, तो कितना हो जाएगा? 48 × 96 रन। कितना हो गया? 96 रन। ठीक, अब आगे कह रहा है अगली 3 पारियों में, तो अगली 3 पारियों में कितना रन हो जाएगा? अगली 3 पारियों में कुल रन कितना हो जाएगा? अगली 3 पारी 58 के रन रेट से वो खेल रहा है, उसकी एवरेज जो है अगले 3 पारी की 58 है, तो 3 का गुणा कर देंगे हम, टोटल हमें क्या मिल जाएगा? 58 में अगर हम 3 का गुणा कर दिए तो टोटल रन हमें मिल जाएगा, कितना होगा? 5 × 15, 150, 8 × 24, तो 174 रन होगा।
भाई आप ही बताओ कि अगर एवरेज रन दिखाते हैं तो हम क्या देखते हैं? टोटल रन बटा कितना होता है टोटल पारी, नंबर ऑफ पार, यही तो होता है। ठीक, क्या होता है? यही तो होता है। अगर हमें टोटल रन चाहिए तो हम क्या करेंगे? एवरेज रन से क्या करेंगे? नंबर ऑफ पारियों का गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि वो अपनी औसत 4 रन की वृद्धि करना चाहता है तो छठी पारी में उसे कितना रन बनाने होंगे। ठीक, तो 5 पारी तो कितनी रन रेट है, एवरेज है रन रेट की, वो हमें नहीं पता। लेकिन 5 ओवर में पारियों में कितना रन है ये तो पता है ना हमें। 2 पारियों में इतना रन बनाया, 3 पारियों में इतना रन बनाया, तो 5 पारियों में टोटल कितना रन होगा? 5 पारियों में कुल कितना रन होगा? कुल रन कितना होगा भाई? पहले 2 पारियों में 96 रन बनाया, प्लस अगली 3 पारियों में कितना 174 रन बनाया। तो आप बताओ कितना रन बना लिया उसने? अगर यहाँ पे जोड़े हैं तो 180 9 270 हो जाएगा। 180 और 90 कितना हो जाएगा? 270 रन उसने बनाया टोटल 5 पारियों में। बोल रहा है ना कि अब 5 पारियां, यदि वो अपनी औसत 4 रन की वृद्धि करना चाहता है तो 5 पारियों की रन रेट क्या थी, एवरेज रन रेट क्या थी? तो 5 पारियों की अगर एवरेज रन रेट पता होनी चाहिए तभी तो हम बता पाएंगे कि अगली 4 की वृद्धि करनी है तो कितना रन बनाना है। तो 5 पारियों में एवरेज रन रेट कितना होगा? 5 पारियों में 270 रन बनाए उसने, और कितनी पारी खेली? 5, तो एवरेज रन कितना हो जाएगा? 5 25 5 24, 54 रन की चल रही है एवरेज। कितने की चल रही है? 54 रन प्रति पारी की एवरेज रेट चल रही है। ठीक, तो आप बताओ कि अब क्या कह रहा है वो कि 4 रन की वृद्धि करना चाहता है। 5 पारियों की एवरेज कितनी है? 54 रन है। अब 4 की वृद्धि अगर कर दिया जाए रन रेट में करनी है तो क्या करेंगे हम? 54 का चल रहा था, अब 4 और जोड़ दिया, तो अब कितने का रन रेट चाहिए हमें? 58 का रन रेट चाहिए हमें। कितने का चाहिए? 58 का रन रेट चाहिए। तो पारियां टोटल कितनी खेलनी है अब? अगले में देखा जाए तो अगली पारी में कितना रन बनाना है हमें? तो कितना के चाहिए? 58 गुणते 6। छठवीं पारी में तक कितना रन बना चाहिए? छठवीं पारी तक टोटल रन कितना होना चाहिए? कितना रन होना चाहिए? 58 एवरेज, और पारी कितनी है? 6, तो टोटल रन कितना हो गया? 5 छक 30, 8 छंग 48, कितना हो जाएगा ये? 348 रन बनाने पड़ेंगे उसे। कितने तक? 6 पारियों के लास्ट तक जो है से कितने रन बनाने पड़ेंगे? 348 रन। ठीक, तो उसने बनाए कितने हैं? 5 पारियों में कितना बनाया? 270 रन, प्लस छठवीं पारी में कितना रन बनाना है? एक्स रन मान लेते हैं, और टोटल बनाना कितना है? 348। तो छठवीं पारी में रन कितना होगा? छठवीं पारी मतलब एक्स, इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 348 माइनस कितना? 270, तो ये कितना होगा हमारा? 78 रन। कितना रन बनाना पड़ेगा हमें? छठवीं पारी मतलब एक्स में कितना रन बनाना पड़ेगा? 78 रन। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, सॉरी अभी इसका शॉर्ट मेथड बताना था तो मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं। आप बताइए कि विराट ने अपने खेले गए मैचों में पहली 2 पारियों में 48 रन बनाए, अगली 3 पारियों में 58 रन बनाए, पहले 2 पारियों में 48 की रन रेट से बनाए, तो टोटल रन 2 पारी में कितना बनाया? 48 दुना 96 रन बनाए। ठीक, और अगली 3 पारियों में 58 रन रेट से बनाया, तो अगली 3 पारी में टोटल रन कितना बनाया? 58 की रन रेट से बना रहा है तो 3 पारी में कितना बनाएगा? 58 का 3 का गुणा किया तो कितना आ गया? 174। 2 पारी में 96 और 3 पारी में 174, 5 पारियों में टोटल रन कितना हो गया? 5 पारियों में टोटल रन कितना हो गया? 5 पारियों में कुल रन कितना हो गया? 270। तो एवरेज अगर 5 पारियों का निकालना हुआ तो कितना हुआ?
एवरेज निकालना हुआ 5 पारियों का, तो कितना होगा 270 भागे कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 54। ठीक, तो वो बोल रहा है कि यदि वह अपनी औसत में 4 की वृद्धि करना चाहता है तो छठी पारी में उसे कितना रन बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 5वीं पारी में कितना रन बनाया उसने, कितने के रन रेट से, 54 के रन रेट से। बोल रहा है कि छठवीं पारी मतलब एक पारी और जोड़नी है, तो छठवीं पारी में कितना कितना रन एवरेज चाहिए उसे, 54 का चल रहा था, 4 का चाहिए, तो कितने का चाहिए 58 हो गया। 54 का चल रहा था, 58 चाहिए, तो यहाँ पे कितने का रन रेट बढ़ा 4 का। अब मैंने बताया क्या, इसका गुणा जो एक पारी बढ़ती है उसका गुणा हम क्या करते हैं इसमें करते हैं, और इसका गुणा हम क्या करते हैं इसमें करते हैं। तो अब जो हम गुणा करके इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये जो बढ़ी हुई पारी होगी वही उसका रन होगा। मतलब यहाँ पे एक पारी बढ़ रही है, तो छठवीं पारी का रन कितना होगा 5 पारियों में इतना रन, 6 पारियों में इतना रन, तो 5 छठवीं पारी में कितना रन होगा, जो बढ़ी हुई पारी है वही तो है, छठवीं पारी तो बढ़ रही है, तो छठवीं पारी में कितना रन बनाएगा। तो ये कितना, मैंने क्या कहा इसका गुणा इधर कर लेते हैं, 5 का गुणा 4 में प्लस 58 का गुणा 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 78 रन बनाना पड़ेगा उसे, छठवीं पारी में 78 रन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा जो था वो शॉर्ट मेथड था, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी होगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो कहाँ नहीं, तो आपको पता चलेगा। ठीक, तो आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 20 महिलाएं किसी कार्य को y दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 30 महिलाएं वही कार्य y-3 दिनों में पूरा करती हैं तो 15 महिलाएं वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगी। यहाँ पे बोल रहा है कि 20 महिलाएं किसी कार्य को y दिनों में, तो हम महिला की इफिशियंसी नहीं पता, क्योंकि हमें क्या चाहिए टोटल वर्क बराबर क्या चाहिए इफिशियंसी इंटू टाइम चाहिए। तो यहाँ इफिशियंसी तो दे रखा है, टाइम तो दे रखा है कितना y दिन, यहाँ y-3 दिन, लेकिन इफिशियंसी नहीं दे रखा, तो हमने इफिशियंसी कितना मान लिया, महिला की इफिशियंसी, फीमेल है तो f मान लिया। तो एक महिला की इफिशियंसी कितनी है f है, तो 20 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 20f, कितने दिनों में काम कर रहे हैं y दिनों में, तो ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। अब आगे कह रहा है यदि 30 महिलाएं वही कार्य, अब टोटल वर्क सेम है, टोटल वर्क सेम है इनका, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 30 महिलाएं हैं, एक महिला की इफिशियंसी कितनी है f, तो 30 की 30f, और ये कितने दिनों में कर रही हैं y-3 दिनों में। तो ये क्या होंगे कार्य बराबर है ना, तो यहाँ भी वो टोटल वर्क है यहाँ भी टोटल वर्क है, तो ये क्या है आपस में बराबर है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, f से f कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब उसका गुणा कर देते हैं तो 2y, यहाँ कितना हो जाएगा 3y माइनस 9, तो एक 9 को इधर लाते हैं 2 को इधर ले जाते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ गया, y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो बोल रहा है कि 15 महिलाएं वही कार्य कितने दिनों में करेंगी, तो हमें क्या है टोटल वर्क ये भी है टोटल वर्क ये भी है, कोई भी एक ले लेते हैं, टोटल वर्क ये भी है टोटल वर्क ये भी है, तो कोई एक ले लेते हैं। तो हमने क्या किया पहला ही ले लेते हैं 20f इंटू वाई। ठीक, कह रहा यही कार्य 15 महिलाएं, एक महिला की इफिशियंसी कितनी है f, तो 15 कितनी और कितने दिन में कर लेंगी, तो हमें टाइम नहीं पता, टाइम ही तो पूछ रहा है, तो हमने क्या किया t से गुणा कर दिया। ठीक, तो f से f कैंसिल हो गया, 20, y का मान हमने कितना निकाला 9, यहाँ कितना है 15 गुणित t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 चौका 20
5 तिहाई 15, 3 त्रिक्का 9, तो टी बराबर कितना आ गया हमारा 12 डे, कितना आ गया 12 डेज। तो कौन सा सही है हमारा सी वाला। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, वेरिएबल दे करके आपको कंफ्यूज कर रहा था, जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, लेकिन आप इसे सॉल्व जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए आपने इसे पढ़ भी लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक कार 80 किमी प्रति घंटा की गति से पी से क्यू तक 6 घंटे में पहुंचती है। क्यू से पी लौटते समय कार को पी से क्यू तक यात्रा की तुलना में जो है वो 33.33% अधिक समय लगता है। ठीक, कह रहा है तो पूरी यात्रा के दौरान कार की अनुमानित औसत गति ज्ञात करनी। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, यही तो होता है। तो आप बताइए कि पी से क्यू जा रही है, पी से क्यू तक जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना, अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे, तो आप बता नहीं सकते हो इनके इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। और जाहिर सी बात है डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड भी दिया है टाइम भी दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 848 किलोमीटर, मतलब 480 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी कितनी हो गई 480 किलोमीटर। अगर ये 400 पी से क्यू तक 480 किलोमीटर जा रहा है, तो पी क्यू से पी तक आने में कितना, आने में भी तो वही डिस्टेंस चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला ये 480 किलोमीटर दुना 960 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस, अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो आप बताइए एवरेज स्पीड चाहिए तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गई ना, 480 गया 480 आया, तो कितना 960। अब बात हो रही है टाइम की, तो जाने में कितना टाइम लग रहा है, बोल तो रहा है ना कुल डिस्टेंस 6 घंटे में टाइम लग रहा है। जाने में कितना टाइम लग रहा है 6 घंटे, और आने में बोल रहा है कि जो इसकी ये है पहले से 33.33% अधिक लग रहा है। तो 6 का 33.33% का मान कितना होगा, 33.33% का मान कितना होगा भाई। तो जाहिर सी बात है 6 33.3% का मान 1/2, मतलब 2, कितना 2 घंटा। तो ये बोल रहा है कि 33.33% घंटे अधिक लग रहा है, पहले 6 घंटे लगता था अब 2 घंटे और अधिक लग गया। तो टोटल अब कितना लग गया आने में यहाँ पे 8 घंटे, क्योंकि 6 + 2 बराबर 8 घंटे टाइम लग गया। आने में कितना 8 घंटे लग गया। तो अब जोड़ लेते हैं 96, 8 चौका 14। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 14 छंग 84, बच कितना गया 12, 14 8 112, बचा 8, 14 पंचे 70। ठीक, तो कितना है 68.5 किलोमीटर प्रति आवर, कितना आ गया 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या थी हमारी एवरेज स्पीड आ गई। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसे तो 30 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व करने है, आधा क्वेश्चन तो माइंड में ही कर लेना है कि 8 छंग 48 गुना 96। अगर 6 घंटे लग रहा है तो इसका कितना 33.33%, मतलब 1/3 2 अधिक मतलब 8, ये माइंड में ही कर लेना है आपको। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे।
तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है अनुज अपनी वार्षिक आय का 40% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष वार्षिक आय में से वह 20% किराए पर और 15% जो है खाने पर खर्च करता है और बाकी जो है राशि बचत करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत जो है 15,600 रुपये है तो उसकी कुल वार्षिक आय ज्ञात करनी है, ठीक। तो आप बताइए कि हम मान लेते हैं कि उसकी वार्षिक आय कितनी है। उसकी वार्षिक आय कितनी है हम मान लेते हैं, सॉरी 100x मान लिया हमने। कितना? 100x है। तो बोल रहा है कि 40% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो एजुकेशन पे कितना खर्च करता है? 40%। तो आप बताओ 100x का 40% कितना होगा? जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे 40x होगा। और शेष वार्षिक आय, अब रिमेनिंग कितना बच गया ये? 60x। 60x का बच गया रिमेनिंग। अब बोल रहा है कि शेष वार्षिक आय में से वह 20% किराए पर खर्च करता है। अब इसका 20% कितने पर खर्च करता है? इसका 20% जो है रेंट पे खर्च करता है। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो 60 का 1/5 कितना होगा? 12x। वो किस पे खर्च करता है? रेंट पे खर्च करता है। इतना समझ में आया? और 15% खाने पर, तो इसका 15% कितना होगा? 15% का मतलब कितना? 3/20। 3/20 कितना होगा ये? 3/20 कितना होगा? ये किस पे खर्च कर रहा है? खाने पर, फूड पे। तो ये कितना हो जाएगा? 3/20, 9x। कितना होगा? अरे भाई 20 यहाँ 60, 3 × 9, 9x होगा। बाकी राशि बचाता है। अब बताइए 12x, 60 में से 12x उसने कितना? रेंट पे, और 9x कितना? फूड पे। तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग बच कितना गया? 12 × 9 कितना? 21। 21। तो यहाँ बचा कितना? 39x बच गया, जो कि वो क्या कर रहा है? अब सेव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है, जो कि उसकी वार्षिक बचत इतना है। हम कह रहे हैं कि वो कितना सेविंग कर रहा है? 39x। मेरे हिसाब से जो आ रहा है, हमने 100x माना तो 39x आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 15,600 रुपये। तो ये क्या होगा? 39x बराबर कितना हो जाएगा? 15,600। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से किया तो कितना आएगा? 13। 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 13 × 4 = 52। तो x का मान कितना आ गया? 400। कितना मान आ गया x का? 400। ठीक, ये सारी कहानियां वार्षिक आय, वार्षिक आय, वार्षिक आय में ही हो रहा है। तो हमें पूछ क्या रहा है? वार्षिक आय। ये हमारी क्या थी? वार्षिक इनकम थी। तो ये 100 गुणित x का मान कितना? 400। तो ये आ कितना जाएगा हमारा? 40,000 आ गया। कितना आ गया उसकी वार्षिक इनकम? 40,000। कौन सा हमारा सही है? ए वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था। जो जो दिया वो करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास टाइम है, पेपर अभी होने में टाइम है। तो आप तब तक, आप अगर 3 महीने भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर लिए तो आप अपनी स्पीड आप स्वयं देख सकते हो कि कितनी होगी, ठीक। तो आप करिए, फिर मैं इसे बताता हूँ करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सॉल्व भी कर लिया होगा। बताते हैं कैसे करना, ठीक। कह रहा है एक नाव 12.5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय धारा के अनुकूल तय करती है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? डाउन स्ट्रीम में तय करती है।
और 10 घंटे में 120 किलोमीटर किसमें तय करती है? अप स्ट्रीम में। यदि शांत जल में नाव की गति, यहाँ पे किसकी गति दे रहे हैं? शांत जल में नाव की गति 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो नाव द्वारा 108 किलोमीटर की दूरी अनुकूल और 90 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में कुल कितना समय लगता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया है? 12.5 घंटे में 250 किलोमीटर कहाँ जाती है? अनुकूल, मतलब अनुकूल स्पीड निकाल सकते हैं ना हम इसकी। तो अनुकूल स्पीड हम निकाल सकते हैं ना इसकी, कितनी होगी? अनुकूल स्पीड मतलब कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस दिया है कितना? 250 किलोमीटर। टाइम दिया है 12.5 घंटे। तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई? स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो ये कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम। अब स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो कितना? 120 10, तो ये कितना होगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताइए, ये कह रहा है शांत जल में 5 किमी घंटा बढ़ानी है और करंट की गति 2 किमी प्रति घंटा अधिक होती है। तो हमें क्या चाहिए? पहले भाई इनिशियल तो चाहिए कि बोट एंड करंट की चाल इनिशियल में क्या थी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि नहीं, बोट की चाल हमारी पहले क्या थी, क्योंकि क्या होता है? v डाउन स्ट्रीम प्लस v अप स्ट्रीम बटा 2 होता है। यहाँ पे c बराबर कितना होता है? v डाउन स्ट्रीम माइनस v अप स्ट्रीम बटा 2 होता है। तो यहाँ से हम बता नहीं सकते, यहाँ डाउन स्ट्रीम स्पीड भी 12 और 20 दोनों पता है। तो 20 प्लस 12 कितना? 12 32, मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई हमारी? और यहाँ पे कितनी आ गई हमारी? ये 20 में 12 गया 8, 20 माइनस 12 बटा 2 बराबर कितना? 8, 8 में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक, इतना समझ में आ गया ये तो। अब यहाँ बी और सी, अब तो न्यू वाली की, ये हमारी क्या थी? ओल्ड थी। ये हमारी क्या थी? ओल्ड थी। अब बताइए कि न्यू की बोट की स्पीड कितनी होगी न्यू की? तो बी बराबर कितना? 16 था, अब 5 हमने क्या बढ़ा दिया, तो अब कितनी हो जाएगी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और करंट की चाल कितनी हो जाएगी न्यू? पहले कितनी थी? 4, अब बढ़ा रहा हूं 2, कितना हो जाएगा? 4 2 6 किमी प्रति घंटा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 108 किमी धारा के अनुकूल, तो 108 किमी धारा के अनुकूल जाने में कितना टाइम लगेगा? 108 किमी टोटल टाइम पूछ रहा है। तो 108 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या है? अनुकूल टी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। और ये क्या हो जाएगा? प्लस जोड़ दिया टी अप स्ट्रीम। तो टी डाउन स्ट्रीम बराबर क्या? 108 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है, तो स्पीड यहाँ क्या होगी? बोट की चाल प्लस करंट की चाल जुड़ जाएगा, कितना होगा? 27, 21 6 27। और यहाँ कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर जा रहा है। अब विपरीत में जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 21 में से 6 गया 15। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितनी बार गया होगा? 4 बार। यहाँ कितना? 15 चौका 4 बार। तो ये 4 दूनी 8, 8 घंटे, 15 छक्का 90, सॉरी यहाँ 6 आएगा। 15 छक्का 90 प्लस 8 प्लस कितना? 8 प्लस 4 6 प्लस 4 कितना? 10 घंटे। कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे। तो कौन सा हमारा सही है? सी वाला। ठीक, तो ये क्या था हमारा? बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, जो दिया है उसी से आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका निकल आएगा। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक, लेकिन आप इसे पहले ट्राई जरूर कीजिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सही क्वेश्चन है।
चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं सीमित करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है यदि किसी निश्चित राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो अर्जित ब्याज बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, तो पी हम निकाल सकते हैं ना। तो चलिए पहले बेसिक मेथड बताता हूँ आपको इसका, फिर रेशियो मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर हमें चाहिए तो हमें क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, PRT/100 होता है। SI का मान कितना दिया है, 3360 रख दिया। P का मान कितना हमें नहीं पता, R का मान दिया है कितना 8%, T का मान दिया है कितना 600। अब कर लेते हैं, 6×5 30, 6×6 36, 8×7 56, कितना आ गया 70। अब 70 का 100 में गुणा किया तो P हमारा कितना आ जाएगा, 7000 आ गया। कितना आ गया, 7000। प्रिंसिपल हमारी कितनी आ गई, 7000। अब बोल रहा है यदि यही राशि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, तो आप बताओ कि हमारी क्या होगी, अमाउंट बराबर क्या होता है CI के लिए, P1 + R/100 इंटू एन टाइम। तो प्रिंसिपल हमारी कितनी है 7000, 1 + R का मान कितना है 12.5% अपॉन 100, ठीक, इंटू टाइम T, टाइम कितना है 2। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, तो 7000, यहाँ पे 12.5% अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक, अरे भाई ऐसे ही देख लीजिए, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो 12.5% को हम लिखते पहले कैसे, 12.5/100 ही तो लिखते हैं, यही तो लिखते हैं ना। अगर परसेंटेज को हटाते हैं, 12.5% को हटाएंगे तो क्या करते हैं, 125/8, और 12.5% का मान कितना 1/8। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो रख लो सीधा सीधा, 12.5% को ऐसे रखा तो ये क्या होगा, ऊपर एक दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000। और देखा जाए तो 125 अट्ठे कितना होता है 1000 होता है, ठीक। तो यहाँ टाइम 2 ही है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना 7000, इसका गुणा इधर की 8 का 8, और 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 8/9, और कितना, सॉरी 8/9 होना चाहिए, 9/8 नहीं, 8/9। और यहाँ कितना, सॉरी 9/8 होना चाहिए, मैं 8/9 8/9 बोल रहा हूँ। यहाँ कितना 9/8, 2 बार है तो स्क्वायर है तो 2 बार हमने लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना है 7000, 9 9 81, यहाँ गुणते 8 8 का रहने देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ कितना है 7 गुणते 1000 लिख सकते हैं, तो 7 गुणते 125, सॉरी अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्राप्त कुल राशि क्या होगी। अच्छा राशि निकालनी है तो अमाउंट ही तो निकालना है, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मैंने सोचा कि अगर CI निकालनी होती तो क्या करना पड़ता, बाद में हम डायरेक्ट प्रिंसिपल घटा देते 7000 तो सॉल्व करने में आसानी होती, लेकिन यहाँ हमसे अमाउंट ही पूछा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणते 1000 इंटू 81 बटा कितना 8 गुणते 8 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब गुणा कर लेते हैं, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 88 59 375 आएगा। ये हमारा कितना आएगा 88 59 375 रुपये। टोटल जो हमारा प्रिंस अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 2 साल का, 88 59 375, 88 59.375। तो कौन सा सही हमारा, बी वाला, ठीक। भाई जो गुणा कर लो, ये कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे 7 8 7 56, 567 का 125 में गुणा करना है, फिर भाग देना है, तो आप करेंगे कितना आएगा 88 59.375। तो चलिए इसका रेशियो मेथड में मैं बता देता हूँ आपको। रेशियो मेथड क्या है कि यहाँ पे कह रहा है किसी राशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश किए गए। तो आपको पता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे इन्वेस्ट मिलता है। तो जाहिर सी बात है
कि एक साल में 8% मिल रहा है, तो 6 साल में कितना 48% मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 8 छक्के 48% मिलेगा। तो ये पी का कितना 48% ही तो मिलेगा, प्रिंसिपल पे ही तो मिलेगा। अगर एक साल में प्रिंसिपल पे 8% मिल रहा है, तो 6 साल में प्रिंसिपल पे कितने मिलेगा? 48%, जो कि है कितना? 3360 है। अब क्या करते हैं, इसको परसेंटेज से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे दिया। अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 सत्ते 56, 7 चौक 28, 5, तो ये कितनी बार जाएगा? 70 बार। तो पी का मान कितना आ गया यहाँ से? 7000 आ गया। अब पी का मान हमारा कितना आ गया? 7। तो आगे कह रहा है यदि वही राशि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी जाती है, तो प्राप्त कुल राशि क्या होगी? तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? पी अमाउंट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं ना। 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो हमारी प्रिंसिपल कितनी है? पी। तो एक साल में कितनी हो रही है? 8 से 9, साढ़े, अगर हमारी प्रिंसिपल 8 है तो 12.5% बढ़ करके कितना? 1 बढ़ गई, मतलब 9 हो गई प्रिंसिपल पहले साल, फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी? फिर 8 से 9 हो जाएगी। तो ये हमारा कितना हो गया? 64। यहाँ कितना? 81। आप बताओ 64 का मान क्या है? प्रिंसिपल दिया है, हमारा प्रिंसिपल मान कितना है? 7000। अगर 64 यूनिट का मान 7000 है, तो 64 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7000/64। तो हमें क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। अमाउंट हमारा क्या है? 81 यूनिट। तो 81 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7000 गुणित 81/64। पिछले क्वेश्चन में भी, पिछली जगह तो यही आया था 81/64। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 88 59 375। कितना हो जाएगा? 88 59 375। तो हमारा कौन सा सही है? ये बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ये भी मेथड, वो बेसिक मेथड था, ये हमारा क्या था? शॉर्ट मेथड कह सकते हो, रेशियो मेथड कह सकते हो, जो आपको समझ में आए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। सत्य, आप इसे पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है अमर की आय 48,000 है, वो अपनी आय का 30% किराए पर और 45% भोजन पर खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। बाद में अमर की आय में 16.66% की वृद्धि होती है और किराए में 800 तथा भोजन में पर खर्च जो है 20% की वृद्धि हो जाती है। अब अमर कितनी बचत करता है? ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अमर की इनकम कितनी है? पहले दो की बात कर रहा है, पहले और बाद की। तो आप बताइए पहले कितनी उसकी इनकम थी? तो हम देख लेते हैं। पहले और बाद की बात कर रहा है। ठीक, पहले और बाद की बात कर रहा है। तो पहले उसकी इनकम कितनी थी? 48,000 थी। वो बोल रहा है अपनी आय का 30%। अब 48,000 उसकी इनकम थी, उसकी इनकम 48,000 थी, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग होगी। तो कह रहा है 30% किराए पर खर्च करता है। तो 30% कितना होगा? 48,000 का 30% कितना होगा भाई? जाहिर सी बात है, आप निकालना चाहोगे तो कितना होगा? 3/10। 30% मतलब 3/10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 48 यहाँ कितना होता है? 144। 144 में डबल जीरो मतलब 14,400 रुपये वो किस खर्च करता है? रेंट पे खर्च करता है। और टू प्लस कितना खर्च करता है? ये 4500 भोजन पे खर्च करता है।
तो टोटल इसने खर्च कितना कर दिया, 44 4 कितना, अच्छा सॉरी 14 4 18,000, 5 + 9 18,900 रुपये टोटल इसने खर्च कर दिया। 48,000 में 18,900 खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, कितना बच गया भाई, 18,000 खर्च किया तो जाहिर सी बात है कि 30,000, 29,000 कितना बच गया, 100 रुपये बच गया उसके पास, बच गया यही ना। बाद में कह रहा है उसकी आय में 16.66% की वृद्धि हो गई। तो आप बताओ, पहले 48 थी तो 16.66% की वृद्धि हो गई, तो आप बताओ 48,000 का 16.66% कितना होगा, 16.66% मतलब 1/6, तो ये कितना होगा, 8 × 48 कितना होगा 16.66%, मतलब कितना 8,000। पहले 48,000 थी, अब 16.66% की वृद्धि हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गया, 8,000 की, तो अब कितना हो गया, 56,000 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि बाद में अमर अपनी आय का 16.6 वृद्धि हो गई, किराए में उसने 800 तथा भोजन पर 20% की वृद्धि की। ये हमारी क्या थी, रेंट थी। अब इसमें 800 की वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 मतलब 15,200 रुपये आप किस पे खर्च कर रहा है, रेंट पे। ये हमारा था फूड। अब फूड का 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहले फूड कितनी थी, 4500 थी, और 4500 का 20% कितना होगा, आप जाहिर सी बताइए कि 10% कितना होगा 4500 का, 450 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा हमारा, 445 का दूना मतलब 900 रुपया। अगर 10% 450 है तो 20% कितना होगा, दूना 900, तो 4500 में 900 का वृद्धि हो गई, कितना 5400 रुपये किस पे, फूड पे। तो यहाँ पे अब टोटल कितना हो गया, 15 5 20, 20,600 रुपये टोटल। अब कितना खर्च किया, 20,600। तो अब बताओ 20,600 खर्च किया, 5600 उसकी इनकम है, तो सेविंग कितना करेगा, 3600, तो 35,400 बच गया उसका। मतलब सेविंग कितनी कर रहा है वो, 35,400। तो कौन सा हमारा सही है, ये डी वाला। तो मैंने समझाने की कोशिश की है, वो समझ में आ गया होगा आपको भाई। अब इतनी आसानी से समझाने पर नहीं समझ में आएगा तो भाई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप एक प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो वो सारी चीजें आपको फिर से समझ में आएंगी। एक बार में नहीं समझ में आती, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, कब तक नहीं समझ में आएंगी भाई। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर लो यार, ठीक। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।